रमेश अपनी दोस्ती की खातिर अनामिका के घर एक बार फिर जा रहा था। अजय की मौत के बाद उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो उसके पीछे अनामिका का ख्याल रखे। वो गर्भवती थी और उसके साथ गांव में दूसरा कोई नहीं था। उसकी मौत के बाद गांव के दूसरे लोगों का अनामिका के घर आना जाना बंद हो गया। फिर बाद में किसी वजह से रमेश ने भी उधर जाना छोड़ दिया। लेकिन आज एक बार फिर अनामिका की जिंदगी में ऐसा समय आ गया था जब रमेश को अपने दोस्त के आखिरी ख्वाहिश का ख्याल आया। अनामिका के घर के बाहर डरावना सा सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे घर में उसी एक कमरे में रोशनी थी जिसमें अनामिका रहती थी। रमेश को आज महीनों बाद उस घर में जाते हुए हिचक महसूस हो रही थी। रमेश का गला भर उठा। वो अभी घर में पूरी तरह दाखिल भी नहीं हुआ था। आज उसे अनामिका के साथ सारे संबंध तोड़ देने का पछतावा हो रहा था। मैं रमेश तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हालचाल लेने आया हूँ। मैं तुमसे माफी भी मांगने आया हूँ अनामिका। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमेश जैसे जैसे बोलता जा रहा था उसका मन साफ होता जा रहा था। अभी वो अनामिका के कमरे के बाहर पहुंचा ही था कि एक अजीब सी महक से वो सहम उठा। सड़ी हुई सी बदबू उसकी नाक से टकराई तो रमेश अंदर से हिल गया। उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। उसके पांव में अपने आप ही तेजी आ गई। रमेश दौड़ता हुआ अनामिका के कमरे में पहुंचा। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर रमेश का सिर घूम गया। डर के मारे उसके पांव कांपने लगे। उसका मुंह जैसे किसी ने कसकर बंद कर दिया था। बेड पर अनामिका की औधे मुंह लाश पड़ी हुई थी। बगल में नवजात बच्चे से कुछ ज्यादा आकार का बच्चा लेटा हुआ था जिसके ऊपर चादर डली हुई थी। बदबू से रमेश को उल्टी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और डर से उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। रमेश ने सबसे पहले अपने आप पर काबू पाया और बच्चे का जायजा लेने के लिए उसने नाक बंद करके अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही बात थी कि अगर अजय के बच्चे को कुछ हो गया तो वो मरने के बाद उसे क्या मुंह दिखाएगा। बेड के पास पहुंचकर रमेश ने चादर हटाया तो एक चीख के साथ वो 2 कदम पीछे जाकर गिर गया। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब से उस बच्चे की मां मरी हुई वहां पड़ी थी जिससे पूरा माहौल पहले ही बेहद भारी और डरावना हो रखा था। ऊपर से जो दृश्य चादर हटाने के बाद रमेश ने देखा था उससे तो उसकी हालत ही किसी पागलों की तरह हो गई। बच्चे का सिर न सिर्फ भयानक रूप से बड़ा था बल्कि गौर से देखने पर वो एक की बजाय 2 सिरों वाला समझ में आता था। सच कह रहे थे गांव वाले, अनामिका ने किसी बच्चे को नहीं शैतान को जन्म दिया था। नवी मुंबई। फिल्म सिटी के बाहर बेशुमार भीड़ और शोर शराबे ने मुंबई की कभी न थमने वाली ट्रैफिक को रोक रखा था। आखिर रोकती भी क्यों ना। इस समय इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन हॉरर लेखिका को समारोह के माध्यम से सम्मानित जो किया जा रहा था। मशहूर हॉरर स्क्रिप्ट राइटर वानी खन्ना लगातार सफलता की बुलंदियों को छूती जा रही थी और बॉलीवुड के तमाम जॉनर को इतना पीछे छोड़ती जा रही थी कि लोग फिल्म के नायक नायिका से ज्यादा उसके स्क्रिप्ट राइटर से जुड़ते जा रहे थे। पहली हॉरर फिल्म के 500 करोड़ की कमाई करने के पीछे ऑडियंस ने न डायरेक्टर को सराहा न ही फिल्म के हीरो या हीरोइन को। सब एक ही सुर में वानी खन्ना के नाम बुलंद कर रहे थे। मुश्किल से अपनी उम्र के 30 साल पूरी कर रही वानी खन्ना के लिए ये किसी सपना सच होने से कम नहीं था। बॉलीवुड का सबसे कमजोर जॉनर अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ हॉलीवुड से कदम मिलाने लगी थी। स्टूडियो को शानदार ढंग से सजाया गया था। चारों ओर जगमगाती लाइट्स और म्यूजिक में डूबे लोग शैंपेन और विस्की के घूंट लगा रहे थे। उसी ओर एक साइड में स्टेज पर खड़ी वानी खन्ना लोगों से हाथ मिला रही थी और उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। विस्की का एक पैग उसके हाथ में भी था। लोग आ रहे थे और वानी खन्ना से हाथ मिलाकर उसे बधाइयां दे रहे थे। जवाब में वानी खन्ना भी मुस्कुराते हुए उनकी बधाई स्वीकार कर रही थी। तभी स्टूडियो में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसे देखकर वानी खन्ना बेहद शॉक्ड रह गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर राहुल लखानी थे। वानी को राहुल लखानी के आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने अपने फिल्म के निर्माता से इस बारे में पूछा। हाँ वानी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। प्रोड्यूसर साहब ने कहा कल रात को ही मिस्टर लखानी का कॉल आया था और उन्होंने सम्मान समारोह में शिरकत करने की बात कही थी। मैं भी उतना ही शॉक्ड हुआ था जितना कि तुम हुई हो। वो खासतौर से तुमसे मिलने आए हैं। प्रोड्यूसर की बात सुनकर वानी खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 50 वर्षीय राहुल लखानी की पर्सनालिटी जावेद अख्तर से हूबहू मैच करती थी। वही अंदाज, वही लहजा और चाल।
अभी वानी खन्ना ज्यादा कुछ सोच पाती इससे पहले ही राहुल लखानी उसके बेहद करीब आकर खड़े हो गए। कांग्रेचुलेशंस मिस वानी खन्ना। राहुल लखानी ने आते ही अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी फिल्म सच में बेहद उम्दा है। सॉरी सर, बट आई एम मिसेस वानी खन्ना। वानी ने इस मौके पर भी मिस्टर लखानी को करेक्ट करते हुए कहा, और ये मेरी नहीं बजाज सर की फिल्म है, मैंने तो बस इसकी कहानी लिखी है जो लोगों को पसंद आई। सॉरी मिसेस खन्ना, लेकिन सबसे बड़ा काम तो ऐसी कहानी लिखनी है जो हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको पीछे छोड़ दे। मिस्टर लखानी ने कहा, मिसेस खन्ना, मैं आज आपसे खास मिलने आया हूँ, और सिर्फ मिलने नहीं, मैं आज आपके पास एक ऑफर लेकर भी आया हूँ। राहुल लखानी ने कहने के साथ ही अपनी कोट के जेब से चेक निकाला और उस पर अमाउंट लिखकर सिग्नेचर किया। मैं आपको अपनी अगली फिल्म के लिए बतौर स्क्रिप्ट राइटर साइन कर रहा हूँ। राहुल लखानी ने चेक आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है आप इस रिकॉर्ड को अपनी इस आने वाली फिल्म के जरिए तोड़ पाएंगे। वानी खन्ना ने जब राहुल लखानी के मुंह से ये सुना तो उसकी खुशी 10 गुना बढ़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी ने सारी खुशियां उसे एक ही दिन में दे दी। वानी खन्ना की खुशी देखने लायक तब हुई जब उसकी नजर चेक पर लिखे अमाउंट की ओर गई। 50 लाख रुपए एडवांस अमाउंट। फिल्म के हिट होते ही ये रकम आपकी छोटी साबित हो जाएगी मिसेस खन्ना। राहुल लखानी ने कहा, फिल्म के हिट होने तक कमाई की आधी रकम आपकी, प्लस फीस अलग। इतना कुछ सुनकर वानी के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे। वानी, ये तो भी शुरुआत है। वानी खन्ना के प्रोड्यूसर मिस्टर बजाज ने कहा, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है, बेस्ट ऑफ लक। अब बताओ, नई कहानी मुझे कब तक मिलेगी? राहुल लखानी ने पूछा। कोई जल्दी नहीं है, अपना पूरा समय लो, चाहे तो छुट्टी पर चली जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी कहानी तुम मुझे सौंपोगी वो बेमिसाल होगी। इसके बाद दोनों ने ही अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए और फिर जिस तरह राहुल लखानी उस समारोह में आए थे उसी तरह गायब भी हो गए। बाहर हर कोई वानी खन्ना से सुपरहिट कहानी के बारे में जानने को उत्सुक था। आखिर इतने बेहतरीन कहानी का उन्हें आइडिया कहां से आया और कहां से वे इंस्पायर्ड होकर ऐसी बेहतरीन कहानी को लिख गई। साथ ही इंडस्ट्री के दूसरे लेखक ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं। वानी ने बेहद संयमित होकर कहा, हम अपनी निजी जिंदगी में घट रही घटनाओं से प्रेरित होकर कुछ ढंग का अच्छा निकाल लाते हैं। चैलेंजेस इतना ही होता है कि आप उसे कल्पना का रूप देने में कितना सक्षम हो पाते हैं। वानी ने एक ही जवाब में रिपोर्टर्स को लगभग संतुष्ट कर दिया था, लेकिन रिपोर्टर्स भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए होता है। तो आप अपनी निजी जिंदगी में हो रही घटनाओं से प्रेरित होती है मिसेस खन्ना? दूसरे रिपोर्टर ने पूछा। क्या आपने कभी अपने बीच किसी तीसरे को महसूस किया है? क्या आप ये कहानी चाहती हैं कि आज आप जहां भी हैं वो किसी तीसरी शक्ति की बदौलत हुआ है? मिसेस खन्ना, समीर और आप आज अलग हैं तो इसके पीछे क्या यही वजह नहीं है कि एक्सक्यूज मी, डोंट ट्राई टू इंटरफेयर माय पर्सनल लाइफ, डोंट इवन ट्राई टू इंटरफेयर एनीवन्स पर्सनल लाइफ। वानी खन्ना ने उस रिपोर्टर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मैंने इंस्पिरेशन की बात की है और आप मेरी निजी को ही इस कहानी का हिस्सा बता रहे हैं। आपने क्या सच में पढ़ाई करने के बाद रिपोर्टिंग शुरू की है या फिर किसी के सब्स्टिट्यूट बनकर आए हैं? आप किसी की लाइफ के सबसे अच्छे दिन को इस तरह स्पॉइल कैसे कर सकते हैं? वानी खन्ना लगातार उस रिपोर्टर को भला बुरा सुनाती रही और वो रिपोर्टर चुपचाप वानी की बात सुनता रहा। वानी खन्ना की असल उम्र 31 साल थी। एक सफल बिजनेसमैन समीर खन्ना से उसकी शादी अभी पिछले साल ही हुई थी। दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में थे और जब वानी अपने करियर के फर्स्ट स्टेज पर थी तभी समीर ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। वानी खुद भी समीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो प्रोफेशनली तब तैयार नहीं थी। उसे अपना मुकाम हासिल करना था जो कि समीर ने हासिल कर लिया था। समीर के प्रपोजल को रिजेक्ट करने का वानी के पास विकल्प नहीं था, सो उसने अपने करियर को दरकिनार कर समीर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और जल्दी ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। 5 साल के प्यार को शादी के 4 महीने बाद ही न जाने किसकी नजर लग गई कि दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। तब से वानी को बेवक्त बेमतलब के ताने सुनने को मिलने लगे। उसकी इस लड़ाई में उसकी माँ उसके साथ खड़ी थी, मिसेस प्रिया आहूजा। ये एक सिंगल मदर थी और वानी के एक एक फैसले के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। उस दिन वानी स्टूडियो से सीधे अपनी माँ के पास जाके पहुंची। वानी को अपने घर में देखकर मिसेस आहूजा परेशान हुई। समीर और उसके अलग होने के बाद वानी कभी अपने घर नहीं आई थी। आज अगर वो आई थी तो सिर्फ अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन में भी समीर को लेकर ताना सुनने के बाद। क्या ये सिर्फ
स्त्रियों की जिम्मेदारी है माँ कि वो अपना परिवार बांध कर रखें। वानी फूट फूट कर रो रही थी। आज के दिन भी यही होना था। अगर समीर और मैं साथ नहीं रहते तो इससे दूसरों को क्या मतलब? उन्हें हमारे साथ रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? वानी रो रो कर अपनी माँ को अपना दुख कहती गई और मिसेस आहूजा उसकी बात सुनती गई। माँ, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो सिर्फ अपना सोचता है, जिसे मेरा साथ चाहिए, फिर भले वो मेरा साथ देने के काबिल ना हो। वानी अभी बीते दिनों में खोई ही थी कि फोन की घंटी ने उसे यादों से बाहर खींच निकाला। वानी ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो प्रोड्यूसर बजाज का नाम लिखा नजर आया। वानी ने तुरंत कॉल पिक किया। हेलो वानी, अनदर गुड न्यूज फॉर यू डियर। मिस्टर बजाज ने कॉल पिक होते ही उत्साहित स्वर में कहा। वानी, मिस्टर राहुल लखानी ने तुम्हारे लिए 2 महीने की टूर पैकेज की व्यवस्था की है। कल तुम शिमला के लिए रवाना हो रही हो। तुम्हारा सारा खर्चा मिस्टर लखानी भर चुके हैं। मिस्टर बजाज के मुंह से इन बातों को सुनकर वानी समझ नहीं पाई कि वो खुश हो या फिर दुखी। 2 महीने का शिमला पैकेज और काम की जिम्मेदारी, कहीं वो अपनी जिंदगी को पीछे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ने लगी थी? लखानी सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वानी ने कहा तो मिस्टर बजाज हैरान हुए बिना नहीं रह सके। ये तुम क्या कह रही हो वानी? मिस्टर बजाज ने पूछा। उनके शब्दों में हैरानी अब भी झलक रही थी। क्या तुम इस पैकेज से खुश नहीं हो? क्या मैं उन्हें मना कर दूं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वानी ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा। उन्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं यहीं से अपना काम कर सकती हूँ। एक्चुअली वानी, मिस्टर लखानी को तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में पता चल चुका है। मिस्टर बजाज ने बताया। वो उन्हें किसने बताया? वानी ने मिस्टर बजाज की बात को काटते हुए पूछा। क्या आपने? नहीं वानी, मैं भला उन्हें तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में क्यों बताऊंगा? मिस्टर बजाज ने इनकार करते हुए जल्दी से कहा। तुम्हारा इंटरव्यू इस समय इंटरनेट पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। न्यूज चैनल पर भी इस समय बस यही चल रहा है। बहुत से न्यूज एंकर इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं। प्लीज तुम टीवी या फिर इंटरनेट से दूर रहना वानी। मैंने तुम्हें ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि तुम इन चीजों से अलर्ट रहो। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वानी ने कहा और फिर ये कहते हुए फोन कट कर दिया कि उसे ये पैकेज मंजूर है। उधर से मिस्टर बजाज वानी का नाम बार बार पुकारते ही रह गए, लेकिन तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। वानी अभी अपनी किस्मत पर आंसू भी न बहा सकी थी कि उसके मोबाइल ने 3-4 बार बीप बीप किया। उसे मिस्टर लखानी के कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मिले थे। वानी ने जल्दी से व्हाट्सएप खोलकर उन मैसेजेस को पढ़ा। हेलो स्वीटहार्ट, राहुल लखानी हियर। मैंने तुम्हारे लिए 2 महीने का पैकेज बुक करा लिया है। कल हमारा ड्राइवर आकर तुम्हें पिक कर लेगा। शिमला में आराम से छुट्टी एंजॉय करो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। मिस्टर राहुल लखानी के मैसेजेस को पढ़कर वानी को एक बात का अंदाजा बहुत लग चुका था कि उसके पास इस महंगे प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए 2 महीने का वक्त है। कोई भी डीलर अपनी डील एक निश्चित समय पर पूरा करवाना चाहता है। लाखों का सपना दिखाकर मिस्टर राहुल लखानी ने वानी को अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उसी दिन उन्होंने वानी के सामने 2 महीने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया था। 50,000 का चेक और फिल्म के सुपरहिट होने तक 50% प्रॉफिट अमाउंट पर हक। इसके साथ ही फिल्म के लिए मिलने वाली फीस एक बहुत बड़ी रकम थी वानी के लिए, शायद फिल्म के हीरो से भी ज्यादा। बॉलीवुड के अंदर इसे एक ऐतिहासिक क्षण ही कहा जा सकता था कि फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर को इतना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा था। वानी इन सबसे खुश थी, लेकिन समीर के इस बर्ताव से वो बहुत परेशान भी रहने लगी थी। ऊपर से मीडिया नाम का चील भी अब उसकी निजी जिंदगी के ऊपर मंडराने लगा था। इन सब के बीच वानी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसती जा रही थी और उसे पता भी था। शिमला, दूर दूर तक हरियाली, ऊंची नीची पहाड़ियां और देवदार के पेड़। एयरपोर्ट से अपने कॉटेज पहुंचने में वानी को 15 मिनट लगे थे। सुबह सवेरे ही वानी शिमला की खूबसूरत वादियों के नजदीक पहुंच चुकी थी। रात की फ्लाइट और सुबह का खुशनुमा दृश्य वानी के मूड को फ्रेश कर रहा था। वहीं से करीब 2 किलोमीटर पर सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। वानी को शिमला में उतरते ही नई ताजगी सी महसूस हुई थी। मुंबई की यादें और दुख उस पल के लिए यूं गायब हो गए थे जैसे कभी थे ही नहीं। कॉटेज एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था जो चारों ओर से हरियाली से घिरी हुई थी। वानी ने सबसे पहले कॉटेज को चारों ओर से देखा और अपने लायक जगह तलाशी जहां वो बैठकर लिख सके। इतने महंगे प्रोजेक्ट पर उसे काम करना था और इतने ऊंचे पैमाने पर व्यवस्था की गई थी। वानी चाहकर भी अब अपने निजी लाइफ को काम के बीच नहीं ला सकती थी। वानी अपनी माँ के कॉल्स को लेकर सोच में डूबी हुई थी। पिछली रात उसने अपनी माँ का कॉल पिक नहीं किया था।
वो उन मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती थी जिससे कि उसकी समीर से जुड़ी यादें ताजा हो। पहले दिन वानी सिर्फ अपने कॉटेज को सजाने में लगी रही। टेरेस पर और लॉन में उसने खास तरह के झूले टांग रखे थे जो उसके लिखने की जगह थी। ये सितंबर का महीना था और जल्द ही ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरने के आसार थे। कॉटेज से थोड़ी दूर पर एक बंगला और था। अब कहना मुश्किल था कि वो बंगला निजी था या फिर किराए पर लिया गया था। बंगला कॉटेज से बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन देखने में खूबसूरत और अंग्रेजों के स्टाइल में बनाया गया था। वानी की नजर एकाएक ही उस बंगले पर टिक जाती है। कॉटेज का ये एरिया जिसके लॉन में अभी वो बैठी थी, देखने से बिल्कुल ऐसा ही लगता जैसे कभी उस बंगले का ही हिस्सा रहा हो। वानी अभी उस बंगले और कॉटेज के विषय में सोच ही रही थी कि वो बुजुर्ग फिर वानी के पास आया, जिसने कल उससे मिलकर सारा सामान सजाया था। मैडम, मुंबई से मुझे कॉल मिला था, उस बुजुर्ग ने आते ही कहा। मुझे कहा गया है कि मैं आपकी सारी जरूरतों का ख्याल रखूं। मैडम, मैं कल शाम को लौट गया था, फिर आपने भी मुझे नहीं रोका तो मुझे ध्यान नहीं रहा। उस बुजुर्ग के शब्दों में ग्लानि भरी हुई थी। वानी को वो एक अच्छा इंसान दिखाई दे रहा था। उसने कल पूरी समय जिस तरह वानी का साथ दिया था, उससे वानी काफी प्रभावित हुई थी। वानी ने सोचा जरूर प्रोड्यूसर राहुल लखानी ने उस बुजुर्ग को उसका ख्याल रखने को कहा होगा और बताने को भूल गए होंगे। वैसे भी इस अजनबी इलाके में जहाँ दूर दूर तक एक बंगले के सिवा कुछ नहीं था, वहां बात करने का और कुछ जानने का जरिया ही कहाँ बचा था। ओके, वानी ने उसकी बात सुनते ही कहा, आप वैसे क्या यहीं के रहने वाले हैं या फिर? नहीं मैडम, मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नारकंडा नाम के गांव में रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार वहीं रहता है। ओह अच्छा, वानी ने कहा। तो तुम यहाँ के बारे में काफी कुछ जानते होंगे। यहाँ कौन कौन सी अच्छी जगहें हैं, कहाँ जाना बेस्ट रहेगा और कहाँ नहीं। मेरा पूरा जीवन यहीं बीता है मैडम, उसी बुजुर्ग ने आगे बताया। मैं इस पूरे इलाके के एक एक हिस्से से वाकिफ हूँ और मैं घर का सारा काम भी देख लेता हूँ। अभी वो बुजुर्ग अपने बारे में बता ही रहा था कि सामने बंगले की छत पर हो रही मूवमेंट ने वानी का ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींच लिया। वो बंगला अंग्रेजों के जमाने में किसी गवर्नर का हुआ करता था, आजकल दिल्ली के एक बिजनेसमैन के अंडर में है। उस बुजुर्ग ने वानी की नजरों का पीछा करते हुए बंगले के बारे में बताया। ये कॉटेज उसी बंगले के हिस्से का था जो 15 साल पहले किसी और को बेच दिया गया। राहुल लखानी को? वानी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर को? शायद ऐसा ही कुछ नाम है, उस बुजुर्ग ने कहा। यहाँ आबादी के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूरब की ओर 2 किलोमीटर आगे टूरिस्ट मिलेंगे और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर पीछे मेरा गांव। यहाँ जंगली जानवर नहीं आते। रात को अगर आप टेरेस पर गई होंगी तो टूरिस्ट का कैंप और मेरे गांव की रोशनी आपको जरूर दिखी होगी। यहाँ इलाका चूंकि ऊंचा है, इसलिए आसपास का दूर दूर इलाका दिखाई देता है। ओके, थैंक यू सो मच काका, वानी ने कहा। आपका नाम क्या है? बजरंग शर्मा। लोग मुझे बनवारी भी कहते हैं मैडम। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा। मुझे सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है बनवारी काका, वानी ने कहा। लंच में आप यहाँ की कोई डिश बना दीजिएगा और आज डिनर में बाहर करूंगी। डिनर में वैसे यहाँ क्या फेमस है? वानी इसके बाद बनवारी काका से काफी कुछ पूछा और जाना, लेकिन वो सामने के बंगले के बारे में उनसे कुछ नहीं पूछ पाई। उस दिन दोपहर के समय मौसम एकाएक बहुत बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिरने वाली हो। वानी का मन भी अब कुछ लिखने का हो रहा था। बनवारी काका की सुनाई कहानियां और किस्से उसके जहन में रच बस चुके थे। जैसे ही वानी ने देखा कि बर्फबारी जैसा मौसम बन रहा है, वो कॉपी और पेन लेकर ऊंची पहाड़ियों की ओर निकल गई। बनवारी काका उस समय कॉटेज के पिछले हिस्से में मौजूद एक छोटे से कमरे को ठीक कर रहे थे। शायद रात में उनका वहीं सोने का ख्याल था। वानी उनसे बिना कुछ कहे ही पैदल उस ओर निकल गई थी जहां से अगर बर्फ पड़े तो वो उसे निहार सके। आधा घंटा पैदल चलने के बाद वानी को ऊंची पहाड़ी पर एक ऐसी जगह मिली जिसके नीचे बैठकर वो लिख सकती थी और सामने कुछ सफेद कुछ हरी पहाड़ियों के नजारे को देख सकती थी। रात में गिरी बर्फ की वजह से पहाड़ियां सफेद दिखाई दे रही थी। ये जगह ठीक है, वानी अपने आप से बोली। मैं यहाँ आराम से शाम तक रुक सकती हूँ, बस 2-3 सीन लिख लूं तो मजा आ जाए। वानी एक साफ सुथरी जगह देखकर पसर गई। दूर दूर तक किसी जिंदा चीज का वजूद नहीं था वहां। ऐसे आलम में भी वानी डरने की बजाय खुश थी और सुकून महसूस कर रही थी। पहले 1.5 घंटे उसने लिखने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक पन्ने कॉपी से महरूम होते चले गए। शिमला की वादियों में अब सफेद बर्फ के साथ सफेद कागज भी घुलने लगे थे। वानी एक भी सीन लिख पाने में सफल नहीं हो पाई थी। इससे पहले कि उसकी कलम से कुछ कामयाब शब्द निकलते, वहां तेज बर्फबारी शुरू हो गई।
वानी को अब जाकर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि बर्फ गिरने के साथ साथ तेज हवाओं का शोर भी था, जो उस माहौल को डरावना बनाने लगा था। भयावह होने से पहले रुकती नहीं तो जरूर वानी को वहां से निकलने में ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। वहां से दूर सबसे ऊंचे पहाड़ पर तेज तूफान उठने शुरू हो गए थे। बर्फ के पहाड़ एक के बाद एक बन रहे थे और धराशायी हो रहे थे। वानी का ध्यान लिखने की तरफ से हटकर उन्हीं बनते गिरते पहाड़ियों की ओर चला गया। वो पहाड़ियां वानी को एक बार फिर अपने रिश्ते की याद दिलाने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर उसके रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समीर और उसका रिश्ता बार बार किसी निर्जीव वस्तु की भांति ढेर हो जा रहा है। वानी के दिल से एक शोर उमड़ रहा था। उसे उन धराशायी हो रहे पहाड़ों से सहानुभूति होने लगी थी। इधर हवाओं का शोर और बर्फ गिरते ही गति लगातार बढ़ रही थी। उधर बनवारी काका वानी को अपने कमरे में ना पाकर बेचैन हो उठे थे। उन्होंने पूरे कॉटेज में वानी को ढूंढा, फिर दौड़ते हुए सामने के बंगले की ओर भी गए कि शायद वानी वहां फंसी हुई हो। ये साल की पहली बर्फबारी थी और इसका अंदाजा बनवारी काका को भी नहीं था, अन्यथा वो वानी को पहले इसके बारे में आगाह कर चुके होते। अगर यहाँ इतनी तेज बर्फबारी है तो पहाड़ियों के ऊपर क्या हाल होगा? बनवारी काका स्वयं में बड़बड़ाए, ईश्वर न करे मैडम उस ओर गई हो। बनवारी काका यूं ही बड़बड़ाते हुए सामने बंगले के गेट पर पहुंचे। उन्होंने बर्फ से बचने के लिए खास तरह का कोट सिर के ऊपर पहन रखा था। बंगले के बाहर सन्नाटा था, जिसे बर्फबारी की आवाज भयानक बना रही थी। अभी घंटे भर पहले जो माहौल खुशनुमा और सामान्य दिखाई दे रहा था, वही माहौल रात के अंधेरे की तरह डरावना बन चुका था। बनवारी काका ने दरवाजे पर नॉक किया तो किसी नौजवान उनके सामने आकर खड़ा। बनवारी काका उस नौजवान से पहली बार मिल रहे थे, क्योंकि वानी गायब थी और दूर दूर तक इसी एक बंगले से मदद मिलने की उम्मीद थी। तो बनवारी काका ने सब कुछ उस शख्स को कह सुनाया। वो अभी कल ही मुंबई से यहाँ आई है। बनवारी काका सामने के बंगले में रह रहे नौजवान से कह रहे थे। शायद वो उस इलाके में फंस चुकी हैं जिधर तेज बर्फबारी हो रही है। आप प्लीज उनकी मदद कीजिए। बनवारी काका को वानी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। अगर वानी को कुछ हो जाता तो बुढ़ापे पर उनके ऊपर ढेरों मुसीबतें टूट सकती थी। वानी के मोबाइल का नेटवर्क गायब था। पहाड़ियों के ऊपर वैसे भी नेटवर्क का मिलना मुश्किल होता है, ऊपर से मौसम भी खराब था। अब तो दूर देखना भी मुश्किल हो रहा था। वानी इस समय जहां दुबक कर बैठी हुई थी, वो जगह भी बर्फ से ढकने लगी थी। तेज सर्दी में वानी के दांत किटकिटाने लगे थे। या तो मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, या फिर बर्फबारी रुकने और फिर मौसम सामान्य होने तक का मुझे वेट करना चाहिए। मौसम कब तक सामान्य होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वानी खुद में ही बड़बड़ाई, ओह गॉड प्लीज हेल्प मी, मैं कहाँ फंस गई। वानी का मन बार बार वहां से निकल जाने को हो रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती थी। बर्फबारी में वो रास्ता कहीं भी भटक सकती थी और कहीं भी पहुंच सकती थी। अभी वानी ईश्वर को याद कर ही रही थी कि कड़ाके की ठंड में दांत किटकिटाने जितनी आवाज उसके कानों में पड़ी। वानी चौंक कर खड़ी हो गई। उसने उस आवाज को गौर से सुनने की कोशिश की। वो आवाज रह रह कर आती और फिर कहीं खो जाती। वानी ने भी चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले ने उसका साथ नहीं दिया। वो बचाओ बचाओ की धीमी आवाज ही अपने मुंह से निकाल पा रही थी। उस जगह पर ठंड और घुटन इतनी बढ़ चुकी थी कि वानी को अब सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी थी। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे थे। वो इंसानी आवाज जो रुक रुक कर वानी को सुनाई दे रही थी, वो और भी पास आ चुकी थी। इससे पहले कि वो बेसुध हो जाती, उसके सामने खड़ी बर्फ की दीवार पर किसी ने जोरदार चोट की थी। एक ही वार से अभी अभी जमी बर्फ टूटकर बिखर गई और उस पार मौजूद शख्स का चेहरा वानी की आंखों के सामने नुमाया हो गया। वानी जब तक उस शख्स को ढंग से देख पाती, उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। वानी इस समय अपने कॉटेज के बेडरूम में सो रही थी। बनवारी काका और वो शख्स जिसने वानी को उस जगह से बाहर निकालने में मदद की थी, वो दोनों लॉन एरिया में थे। अपने कमरे में लेटी वानी को अब भी होश नहीं आया था। बर्फबारी अब थम चुकी थी और मौसम भी कुछ ठीक हो चला था। सोशल मीडिया और टीवी पर इस समय शिमला में अचानक बदले इस मौसम की खबर चल रही थी। दर्जनों टूरिस्टों के बर्फ के बीच फंसे होने की शंका थी। अगर वानी का पड़ोसी नौजवान उसकी मदद करने ना पहुंचा होता तो शायद ये भी उन दर्जनों लोगों में शामिल होती। बर्फबारी के कारण बर्फ से ढकते उस जगह के प्रवेश द्वार जहां वानी छिपी बैठी थी, उसके भयानक दृश्य अब भी वानी के दिमाग में हलचल मचा रहे थे। वानी ने अपनी आंखों से बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को धाराशायी होते देखा था और अब बेसुध हालत में भी उसके कानों में वो खबर सुनाई पड़ रही थी, जिसके अनुसार कई लोगों के लापता होने की बात बताई जा रही थी। वानी की आंखों के सामने जैसे ही उस शख्स का चेहरा आया, वो चीख कर उठ बैठी। बनवारी
काका और वही शख्स दौड़कर वानी के पास आए। आप ठीक है मैडम? बनवारी काका ने पूछा, फिर वानी की ओर गर्म पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, आपको पता है आप भयंकर बर्फीले तूफान में फंस गई थी। इन भाई साहब ने अपनी जान की बाजी लगाकर आपको बचाया है। वानी ने इतना सुनते ही उस शख्स की ओर फिर देखा जो एकटक उसे ही देखता जा रहा था। हेलो। उस शख्स ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए वानी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम मोहित है। वानी ने भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए मोहित से हाथ मिलाया। थैंक यू सो मच मोहित, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं बच नहीं पाती। थैंक्स वंस अगेन। अरे नहीं, मोहित ने इस बार हंसते हुए कहा। काका ने जब मुझे बताया कि आप कॉटेज में नहीं हैं तो मुझे लगा जरूर ऊंची पहाड़ियों की ओर खूबसूरत दृश्यों को निहारने पहुंची होंगी। ये सिर्फ अंदाजा था और मैं सही जगह पर पहुंच गया। वो तो शुक्र है कि उधर बर्फबारी ज्यादा तेज नहीं थी। हाँ, बेहोश हो गई थी तो आपको यहाँ तक लाना काफी मुश्किल था। मोहित ने जब वानी को पूरी घटना से वाकिफ कराया तब जाकर वानी को समझ आया कि मोहित ने उसकी मदद करने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठाया था। वो मना भी कर सकता था या फिर घबराकर पीछे भी हट सकता था, लेकिन उसने वानी की जान बहादुरी से बचा ली थी। बनवारी काका 2 कॉफी बनाइएगा। वानी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, फिर मोहित से बोली, सामने वाले बंगले में आप ही रहते हैं ना मिस्टर मोहित? हाँ, मोहित ने तुरंत कहा। क्यों? वो बंगला क्या आपका है? वानी ने पूछा। नहीं, वो बंगला मेरे एक दोस्त का है। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए घूमने आया हूँ। शिमला में सस्ता ठिकाना देखा था तो मेरे दोस्त ने अपने पापा से कहकर ये जगह तय करा ली। क्यों, आप ही क्यों पूछ रही है? फिर तो आपकी जानकारी नहीं होगी कि क्या पहले वो बंगला और ये कॉटेज एक ही ओनर का था? एक्चुअली मुझे जानकारी है, मोहित ने कहा। ये बंगला और कॉटेज मेरे दोस्त के दादाजी का हुआ करता था। उन्होंने ही अपने समय में इसे बेच दिया। क्या है कि बंगले के साथ कॉटेज कोई नहीं लेना चाहता था। अगर किसी ने बंगला लिया तो फिर कॉटेज वीरान पड़ा रहता। दादाजी ने जब कॉटेज बेच दिया तो खरीदने वाले ने इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने तरीके से? वानी असमंजस की स्थिति में पड़ती हुई बोली। मतलब यहाँ बिजनेस ट्रिप के लिए लोग आने लगे या फिर किसी लकी ड्रॉ ऑफर जीतकर छुट्टियां बिताने आने लगे? मोहित ने बताया। मेरे दोस्त ने जब मुझे यहाँ का नक्शा दिखाया था तब मैंने उसे इस कॉटेज के बारे में पूछा था। यहाँ अगर देखा तो कॉटेज मुझे बहुत खूबसूरत लगा। आपके आने के बाद तो मोहित इतना ही कहकर चुप हो गया। वानी भी थोड़ा शर्मा कर अपने बाल कान के पीछे करने लगी। तो आप यहाँ कुछ दिन घूमने के इरादे से आए हैं? वानी ने पूछा। या कोई काम भी है यहाँ आपको? आया तो कुछ दिन घूमने ही था, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते। मोहित ने फिर से वानी को लाइन देने की कोशिश करते हुए कहा। वैसे आपका यहाँ किस वजह से आना हुआ? घूमने के विचार से यहाँ आई हुई तो नहीं लगती। हाँ, मैं यहाँ कुछ सुकून के पल बिताने आई थी। मैं एक राइटर हूँ। शायद आपने मेरी कहानी पर बनी फिल्म देखी हो, घोस्ट मेरा दोस्त। वानी ने उत्साहित होते हुए बताया। ओह, तो आप वानी खन्ना हैं? मोहित उत्साहित हो उठा। मशहूर स्क्रिप्ट राइटर। मैंने ये फिल्म देखी है, लेकिन आपको पहली बार देख रहा हूँ। मिस वानी, आपको हॉरर कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या आप सच में मानती हैं कि कोई इंसान किसी भूत की मदद कर सकता है? मेरे समझ से भूत होते ही नहीं है, वानी ने कहा। मैंने ये कहानी अपनी संतुष्टि के लिए लिखी थी। मुझे कुछ ऐसा लिखना था जो बॉलीवुड में यूनिक हो। मैंने ओरिजिनल हॉरर लिखा और उस पर फिल्म बनाने के लिए जद्दोजहद करती रही। कहानी में 2 साल तक बदलाव किए तब जाकर ये फिल्म बनी। कुछ भी प्री प्लान नहीं था, न भूत, न ये कहानी, न प्रसिद्धि। तो आप भूत को नहीं मानती और बॉलीवुड की सबसे सफल हॉरर कहानी लिख चुकी हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? ये मेरा प्रोफेशन है मोहित, वानी ने कहा। मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए लिखती हूँ, न कि उनकी मान्यता और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। ओह, तो ये बात है, मोहित ने निराश होते हुए कहा। मिस वानी, क्या आपको कुछ रियल नहीं लिखना चाहिए? माफ कीजिएगा, मैं लेखन के विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि आपको लोगों की असली कहानियां फिल्मी पर्दे पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हॉरर लिखती हूँ मोहित, और हॉरर कहानी किसी की जिंदगी से कैसे प्रेरित होकर लिखी जा सकती है? वानी का सवाल था। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। और क्या आपका विश्वास ही सच का आधार है? मोहित ने गंभीर होते हुए कहा। नास्तिक लोग भगवान को नहीं मानते तो क्या भगवान नहीं होते? मैं भूत को मानता हूँ। तो क्या आप इससे इनकार कर देंगी? नहीं, इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन भूत को रियल बताना या फिर उसे पर्दे पर दिखाकर सच कहना मेरा पेशा नहीं है। वानी ने मोहित को एकाएक ही गंभीर होते देखकर कहा। मोहित, क्या तुम किसी रियल स्टोरी से 2-4 हुए हो जहां किसी भूत के अस्तित्व को देखा गया है? नहीं, मोहित ने छुट्टे ही कहा।
लेकिन ये बंगला जिसमें मैं रहता हूँ, ये भूत प्रेत के लिए बहुत जाना जाता है। अभी मोहित ने इतना ही कहा था कि बनवारी काका कॉफी लेकर वहां आ गए। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, वो बंगला भूत प्रेत के लिए एक समय में बहुत बदनाम हुआ था, लेकिन फिर कभी कुछ सुनने को नहीं मिला। वो बात तो पुरानी हो गई। हाँ, ये तब से पुरानी है जब से इस कॉटेज को बेच दिया गया, मोहित ने आगे बताया। शायद कॉटेज को बेचने की एक वजह यह भी थी कि जब भी यहाँ कोई रहने आता तो उन्हें दिखाई देता। वो भूत कैसा था, क्या चाहता था, ये कभी कोई नहीं जान सका। यहाँ रहने वालों को भूत बंगले से कॉटेज और फिर कॉटेज से बंगले की ओर दौड़ाता भगाता। दोनों जगह पर अगर एक साथ कोई रहता हो तभी ऐसा देखा गया है। अब दोनों ही जगह के दो अलग अलग मालिक हैं और फिर कभी भी ऐसा संयोग नहीं आया कि बंगला और कॉटेज एक साथ बुक किया गया हो। लेकिन अभी तो हम दोनों हैं। वानी के मुंह से अनायास ही निकला, तो क्या फिर कुछ होने वाला है? वानी की बात सुनकर मोहित और बनवारी काका हंसने लगे। वे जब देर तक यूं ही हंसते रहे तो वानी को बुरा लगा। वो एक हॉरर स्टोरी लेखिका होने के बाद भूत से घबराई हुई दिख रही थी। मोहित और बनवारी काका ने वानी को एक अलग ही सच्ची हॉरर कहानी सुना दी थी। दो अजनबियों के बीच रहकर इस तरह की डरावनी कहानी सुनने के बाद